चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 100वीं कक्षा चलेगी। पीछे का पूछना है कुछ। कल ये सूत्र जो अंतिम हुआ था इसमें कुछ समय कम रह गया था, इसलिए शीघ्रता से किया था मैंने। इसके बाद रिपीट करा दीजिए। हाँ, इसको एक बार फिर ले लेते हैं। अभी पीछे जो वर्तमान काल की बात हो रही थी उसमें इन्होंने जो उदाहरण दिए थे पचती और छिनत्ती इनके द्वारा, और साथ में यह भी कहा था कि वर्तमान काल किसी पदार्थ की अर्थ की सत्ता के द्वारा अभिव्यक्त होता है, और उसमें विद्यते द्रव्यम, विद्यते गुणः, विद्यते कर्म, इस तरह से अर्थ की सत्ता को बताते हुए विद्यते क्रियापद का प्रयोग किया, और उससे वर्तमान काल का द्योतन हुआ। लेकिन पचती और छिनत्ती में यहां किसी द्रव्य को नहीं बता रहे। पचती और छिनत्ती जो क्रियावाचक पद बोले जा रहे हैं, यहां किसी द्रव्य की सत्ता का द्योतन नहीं है कि कोई वस्तु रखी हुई है। तो इन क्रियावाचक पदों के द्वारा वर्तमान काल भूतकाल के द्वारा और भविष्यत काल के द्वारा, अर्थात इन दोनों को भी समेटे हुए रहता है इसमें, इन क्रियावाचक पदों को हम जब बोलते हैं तब। तो इसीलिए सूत्र की जो भूमिका उठाई इन्होंने, वहां वाक्य बोला कि यच्च इदम पच्यमानम छिद्यमानम च। पच्यमान और छिद्यमान, पचती और छिन्नती दो क्रियाएं हैं। तो पच्यमान जो पकाया जा रहा है और छिद्यमान जो काटा जा रहा है। तत्क्रियमाणम, ये दोनों बातों को इकट्ठा कह दिया कि ये क्रियमाण है, की जाती हुई अवस्था में है। और तस्मिन क्रियमाणे, इस क्रियमाण में, इस क्रिया में कृतता और कर्तव्यता, इन दोनों की उपपत्ति हो रही है। इसमें कृतता भी आ जाती है और कर्तव्यता भी आ जाती है, अर्थात भूतकाल का अंश भी इसमें है और भविष्यत काल भी इसमें छिपा हुआ है। तो उभयथा दोनों प्रकार से वर्तमान काल गृहीत होता है, अर्थात वर्तमान काल स्वतंत्र, बिना भूत और भविष्यत से संबंध किए हुए, भूत भविष्यत से संबंध बिना किए हुए स्वतंत्र रूप से भी गृहीत होगा। वहां हम अस्ति, विद्यते, वर्तते ऐसे क्रियावाचक पदों को बोल करके अपनी अभिव्यक्ति देते हैं। कोई वस्तु है जैसे जब कहा गया, तो वहां उस है क्रिया को जब बोल रहे हैं, वर्तमान काल बता रहे हैं, तो वह वर्तमान काल भूत या भविष्यत से जुड़ा हुआ नहीं है। वहां केवल वस्तु की सत्ता बताई जा रही है। लेकिन पचती छिन्नती आदि क्रियाएं जब बोलते हैं तो वहां ये वर्तमान काल भूत और भविष्यत से भी संबंध रखता है। अब भाष्य में देखें कि क्रिया संतान, क्रिया का संतान, क्रिया का जो एक क्रम चल पड़ा
और उस क्रिया के संतान में अनारब्धः चिकीर्षतः अनागतः कालः पक्षति इति। तो ये जो क्रिया का संतान है जो कि अभी अनारब्ध है, केवल विचार किया है कि पचन क्रिया करनी है और पचन क्रिया करनी है, रसोई की ओर चल दिए, लेकिन अभी प्रारंभ उसमें से कुछ भी नहीं किया है। न सब्जी काटना प्रारंभ किया है, न आटा गूंदना प्रारंभ किया है, न अन्य कोई व्यवस्था अभी की जा रही है। बस केवल एक विचार हुआ कि हमें पचन क्रिया करनी है। तो ऐसा जो क्रिया का संतान जो आगे होने वाला है, लेकिन अभी अनारब्ध है, परंतु चिकीर्षित है। अगर चिकीर्षित नहीं है तो तब भी इसको ग्रहण नहीं करेंगे, तब भी यहां पर पक्षति नहीं बोलेंगे। पकाएगा, ये जो क्रियावाचक पद बोला जाएगा, ये तभी बोला जाएगा जब किसी व्यक्ति ने पकाने की इच्छा कर ली है, निश्चय कर लिया है कि मुझे पकाना है। तो क्रिया संतानः अनारब्धः चिकीर्षितः, करने की इच्छा से युक्त। तो ऐसा काल कौन सा हुआ? ये अनागत काल। और वहां वाक्य बोलेंगे पक्षति इति। अभी ये अलग अलग करके दिखा रहे हैं, तीनों कालों की अलग अलग सत्ता बता रहे हैं। हाँ, अभी अलग अलग करके दिखा रहे हैं ये, जिससे आगे जब जोड़ेंगे तो समझ में आ जाए ठीक प्रकार से। और प्रयोजनावसानः, प्रयोजन ही अवसान है जिसका। प्रयोजन अर्थात जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा हुआ, हम जिस भोजन को पका हुआ चाह रहे थे वो पूरा हुआ, अवसान हो गया उसका। तो प्रयोजन रूपी अवसान से युक्त कौन? क्रिया संतान। ये जो क्रिया का विस्तार हुआ था, ये प्रयोजन पर जाकर के जिसकी समाप्ति हो चुकी है। ऐसा जब क्रिया का संतान होता है उसे क्या कहते हैं? उपरम। वो उपरम हो गया, बस कार्य समाप्त। तो ऐसा जो काल है उसे कहेंगे अतीतः कालः। वहां क्योंकि अभी पकाना प्रारंभ नहीं किया था, लेकिन इच्छा तो कर ली थी, इसलिए उसको चिकीर्षित कहा। और चिकीर्षित होने के कारण से वो अनागत रहा और यहां अवसान हो गया क्योंकि प्रयोजन पूरा हो गया। तो ऐसा काल अतीतः कालः। और वहां क्रियावाचक पद बोलेंगे अपाक्षित, इसने पकाया, प्रथम पुरुष का एक वचन। तो ये तो हो गया अतीत का। अब वर्तमान का दिया कि आरब्ध क्रिया संतान, ऐसा क्रिया का संतान जो प्रारंभ हो चुका है। जहां से भी हमें पकाने का कार्य प्रारंभ करना है वो कार्य प्रारंभ हो चुका है, व्यवस्थाएं प्रारंभ हो चुकी हैं, अब उसी कार्य में लग चुके हैं। तो ऐसा क्रिया का जो संतान है जो आरंभ हो चुका है वो है वर्तमानः कालः। अब हम कह सकते हैं कि अयम पचति इति, यह व्यक्ति पका रहा है। तो पका रहा है जिसको बोला जा रहा है, वहां बोलने वाला ये देख चुका है कि अपने व्यवसाय में, पचन क्रिया में लग चुका है। अब उसमें प्रारंभ कहां से किया उसने, इस समय क्या कर रहा है, कहां तक पहुंच गया है, पचन क्रिया कहां तक पहुंच गई है, ये अभी उसको वर्णन नहीं करना है। लेकिन उसका जो व्यवसाय चल रहा है इस समय, जो व्यापार चल रहा है, तो ये पचति के अंतर्गत आएगा। ये वर्तमान काल पूरा ले लिया उसमें। अब उस पचन क्रिया के अंतर्गत जहां तक वो पहुंच गया, जैसे पीछे जो है जहां बताया था कि पात्र को चूल्हे पर रखा, फिर उसमें उदक डाला, चावल डाले, नीचे लकड़ियों को चूल्हे में रखा और आग जला ली, फिर दरवी से उसको हिला रहा है। मान लो यहां तक आ गया। अब यहां तक जो आया तो पीछे कुछ क्रियाएं निकल चुकी हैं ना। उस पूरी पचन क्रिया के संतान में जितना भाग पीछे निकल चुका है वो कौन सा काल है? वो अतीत हो गया ना। तो उसी को यहां कहा गया तत्र या उपरता सा कृतता, उसे कहेंगे कृतता,
कृत माने किया हुआ, और कृतता किया हुआ होना, तो पीछे का माना जाएगा कि इतना तो कर लिया है। जैसे किसी से पूछे भाई आप पका तो रहे हो, हमें भूख लग रही है, अभी कितना समय और लगेगा, तो बताएगा कि मैंने इतना तो कार्य कर लिया है, अभी इतना शेष रह गया है सारी ही वो पचन क्रिया। पचन क्रिया के हम टुकड़े नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस पचन क्रिया में जो अवांतर क्रियाएं छिपी हुई हैं, उन अवांतर क्रियाओं की दृष्टि से यहां कृतता और कर्तव्यता बताई जा रही है। तो जितना जितना कार्य उसमें हो गया है उसे कहेंगे कृतता। और या चिकीर्षिता, जितना भी शेष है और लेकिन करना अवश्य है, करने की इच्छा से युक्त है, सा कर्तव्यता। और या विद्यमानता, तो जहां वो टिका हुआ है इस समय, जहां जो कार्य चल रहा है, सा क्रियमाणता। तो यहां इस पचन क्रिया के अंतर्गत, अथवा छिन्नति क्रिया को भी ले सकते हैं इसमें, कि कितनी कुल्हाड़ी उसने मार ली है, लकड़ी कहां तक फट गई है, आधी फट गई है, आधी से अधिक है या आधी से कम है, तो जितनी फट गई है, जितनी बार उसने कुल्हाड़ियां पीछे मारी हैं, वो सब आ जाएगा कृतता में। और जितना भी शेष है वो आ जाएगा कर्तव्यता में। और जहां वर्तमान में जितनी विद्यमानता उसकी है वो आ जाएगा क्रियमाणता में। तो तद एवं क्रिया संतानस्थः, ये जो क्रिया का पूरा एक विस्तार था, क्रिया का संतान, क्रियाओं का क्रम, क्रिया का सिलसिला, उसमें स्थित, यानी उसी क्रिया के संतान में स्थित है कौन? त्रैकाल्य समाहार, तीनों कालों का समाहार, तीनों कालों का समूह इसी क्रिया के संतान में छिपा हुआ है। और उसको हम बोलते कैसे हैं कि अयम पचति या इदम पच्यते, यह भोजन पकाया जा रहा है। अब पचति और पचते ये केवल वर्तमान काल में ही आते हैं पद, लेकिन ये वर्तमान काल में आते हुए भी इसमें जो क्रिया का संतान पूरा हो रहा है उसमें तीनों काल छिपे हुए हैं, परंतु वर्तमान के ग्रहण से हम उनको ग्रहण कर रहे हैं। वर्तमान ग्रहणेन गृह्यते। तो यहां जो वर्तमान के ग्रहण, वर्तमान का जो हम प्रयोग कर रहे हैं पचति या पच्यते, ये वर्तमान कैसा है? तो आप फिर देखें सूत्र को कि कृतता और कर्तव्यता दोनों की उपपत्ति होने से यहां वर्तमान का ग्रहण उभयथा, उभयथा वर्तमानस्य ग्रहणम। अब उभयथा में एक प्रकार तो ये हो गया जो अभी दिखा रहे हैं कि यहां जो वर्तमान है उसमें कृतता और कर्तव्यता का भी ग्रहण हो गया, अतीत और अनागत भी आ गए इसमें। और दूसरा कौन सा था? दूसरा, हाँ, दूसरा केवल जहां वस्तु की, द्रव्य की विद्यमानता ही बताई जाती है, उसकी सत्ता का द्योतन होता है, दूसरा प्रकार वो था। तो इसमें पचति पचते में जो वर्तमान के ग्रहण से हम अन्य दोनों कालों को भी ले रहे हैं, यहां क्रिया संतानस्य ही अत्र अविच्छेदो विधीयते। पचति पचते जब कहा जाता है तो यहां पर क्रिया के संतान का अविच्छेद बताया जा रहा है, अर्थात अभी क्रिया समाप्त नहीं हुई है और पूरी एक क्रिया मान करके बोलते हैं उसमें अविच्छेद, बिना कटी हुई, बिना टूटी हुई। उसमें न तो आरंभ, न आरंभ बताया जा रहा है, न उपरमः, न अभी समाप्ति है। आरंभ यदि बताएंगे हम तो वहां पर बोलेंगे पक्ष्यति, अभी पकाना प्रारंभ नहीं किया है, लेकिन आरंभ करेंगे। और उपरम हो चुका है तो अपाक्षित बोलेंगे। तो सह अयम, इस प्रकार से यह कौन? वर्तमान काल। उभयथा वर्तमानो गृह्यते, दोनों प्रकार से ये गृहीत होता है। अब उसको और स्पष्ट किया दोनों प्रकार से कैसे कि अपवृक्तः व्यपवृक्तश्च अतीत अनागताभ्याम। ये जो अपवृक्त और व्यपवृक्त शब्द हैं, इनका सुदर्शन जी ने जो आपकी पुस्तक में है इसमें, तो इन्होंने अपवृक्त का अर्थ किया है संबद्ध, किया है ना, संबद्ध, और व्यपवृक्त का अर्थ किया है असंबद्ध।
वो इन्होंने ऐसे किया है कि वृजी वर्जने धातु ये वर्जन अर्थ में ही आती है और उसी वर्जन अर्थ को ही अप उपसर्ग भी बोल रहा है। यानी अप उपसर्ग उसके विरोध में नहीं आ रहा है, वैसे अप विरोध में भी आता है कभी कभी, लेकिन उसी क्रिया के अर्थ को और परिपुष्ट करने के लिए यानी अच्छी प्रकार से असंबद्ध बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे किसी से कहें जा और वहां अप और लगा दें, वो आता है ना मंत्र अपे ही, जो उसमें क्रियापद है, अपे ही न परह पापम, ऐसी कुछ है, यानी पाप से कह रहे हैं परोपे ही, परोपे ही, तो अपे ही शब्द बोला वहां, यानी मन में जो पाप की भावनाएं हमारी छिपी हुई हैं उनको हटाने का जब व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है परमात्मा से, तो वहां पर केवल हटना मात्र ही नहीं है, बहुत दूर चला जाना जिससे हमारा लेश मात्र भी संपर्क न रहे, तो वहां अप और जोड़ दिया साथ में, अपे ही, अप ही, अपे ही। कौन सा लकार है? धातु कौन सी? प्रत्यय कौन सा? और सी को हो गया तो अपे ही, परोपे ही। तो ऐसे ही यहां पर अपवृक्त। अच्छा, अब इस रूप में लेंगे तो वी लगा करके अब इसका उल्टा कर देंगे, व्यपवृक्त अर्थात संबद्ध। अपवृक्त असंबद्ध, व्यपवृक्त संबद्ध। लेकिन यहां जो क्रम आ रहा है आगे, जैसे ये व्याख्या कर रहे हैं, पहले इन्होंने व्याख्या की है संबद्ध की और आगे की है असंबद्ध की। तो अब ढूंढीराज जी ने उसके आधार पर अर्थ लिया, लेकिन सुदर्शन जी ने अपवृक्त को हटा हुआ असंबद्ध और व्यपवृक्त को संबद्ध। और इन्होंने कैसे किया? इन्होंने वृद्ध धातु का जो वर्जन अर्थ है, सुदर्शन देव जी ने अपवृत्त का लिखा है संबद्ध, हाँ, और अपवृत्त संबद्ध, अपवृत्तो न भवति थी। यानी वी जो है, वी ने अपवृत्त को उल्टा कर दिया, व्यपवृत्त असंबद्ध, व्यपवृत्त को असंबद्ध लिखा है। हाँ, लेकिन ढूंढीराज जी ने अपवृत्त का अर्थ किया है जुड़ा हुआ है, अर्थात वृजी वर्जने धातु के अर्थ को उलटते हुए अप उपसर्ग को उन्होंने माना है। संबद्ध मतलब जुड़ा हुआ तो हो गया ना, अपवृत्त ये भी तो जुड़ा हुआ मान में समृद्ध ही लगा रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये तो इनका हो गया, ठीक है, ये तो हो गया इनका, लेकिन वहां उन्होंने अप उसी धातु के ही अर्थ में ले लिया है, क्योंकि यहाँ जो सूत्र में जो आगे भाष्य में जो व्याख्या आ रही है कि अतीत अनागताभ्याम, ये शब्द पहले है, और स्थिति व्यंग्यो विद्यते द्रव्यम ये आगे है। तो अतीत अनागताभ्याम यहाँ जो दे रहे हैं, ये इसका अर्थ है कि अतीत और अनागत से क्या, अतीत और अनागत से क्या, अपवृत्त है, अतीत और अनागत से बिल्कुल अलग। एक तो इस रूप में ले हम, लेकिन ये बनती नहीं बात, संगति नहीं बैठेगी इसकी, क्योंकि यहां जो पीछे वाक्य आया था आपका पचति पचते, यहां पर क्रिया के संतान का त्रैकाल्य समाहार दिखाया है। क्रिया के संतान में ही त्रैकाल्य समाहार यहां जुड़ा हुआ है इससे, तो जुड़ा हुआ है तो फिर क्या करेंगे हम? आचार्य जी, इसका जैसे अतीत के साथ हम अपवृत्त संबद्ध लगा दें, जो अतीत के साथ संबद्धित है, और अनागत के साथ जो है व्यपवृत्त से, तो ऐसे संगति नहीं लगेगी? ना, ये दोनों के साथ एक ही है, अतीत और अनागत से। व्यपवृत्त का अर्थ होगा स्थिति व्यंग्य के साथ में, क्योंकि वहां जो है स्थिति व्यंग्य में बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। अर्थात जहां पर हम कहते हैं कि ये वस्तु है, किसी पदार्थ को हम बताते हैं उसकी सत्ता को अस्ति या विद्यते बोल करके, तो वहां पर अतीत अनागत से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वहां क्रिया उस प्रकार की नहीं हो रही है। जैसे कल बात चल रही थी ना कि हमने कहा अस्ति, तो क्रिया कौन सी हो रही है? कुछ भी नहीं है। और क्रिया नहीं हो रही है तो क्रिया का संतान भी नहीं होगा। क्रिया का संतान वहां होता है कि एक क्रिया की, दूसरी की, तीसरी की, सब मिलाकर के एक बनी। जैसे हमें दिल्ली जाना है
अब दिल्ली जाना है तो पहले स्टेशन जाएंगे, बस स्टैंड जाएंगे, कुछ भी करेंगे, बस में चढ़ेंगे, बहुत सारी क्रियाएं अवान्तर होती रहेंगी, लेकिन सारी मिला करके हुआ दिल्ली गमन। व्यापार के जो समूह है वो संतान हो गया ना। तो क्रिया का संतान जहां होता है वहां तो अतीत अनागत जुड़ जाएंगे कि इतना रास्ता पार कर लिया, इतना रह गया है। लेकिन जहां हम कह रहे हैं कि अयम वस्तु इदम वस्तु विद्यते, अब वहां पर हम क्या क्रिया का संतान कौन सा बोल रहे हैं? कोई पदार्थ कहीं रखा है, बस है, विद्यते अस्ति, वहां क्रिया का संतान नहीं है। और जहां क्रिया का संतान नहीं है वहां इतना हो गया, इतना रह गया, ये बोल पाएंगे क्या? अब नहीं बोल पाएंगे। तो अतीत अनागत से हम असंबद्ध हैं, अतीत अनागत से जुड़े हुए नहीं हैं, वहां इस तरह से बोलेंगे। तो व्यपवृत्त तो स्थिति व्यंग्य के साथ जोड़ेंगे यदि, तो क्या होगा व्यपवृत्त का अर्थ? असंबद्ध। अपवृत्त संबद्ध, व्यपवृत्त असंबद्ध। और अतीत और अनागत, यहां जो बात चल रही थी, तो अतीत अनागत से यहां पर जुड़ा हुआ है। ये जो हम पचती पचते इत्यादि बोलते हैं, यहां पर अतीत और अनागत से भी वर्तमान काल अपवृत्त है, संबद्ध है, जुड़ा हुआ है, इस तरह से है। वहां कर्मवाच्य हो गया है, वहां कर्मवाच्य जैसे ही बोल दिया है, वर्तमान छिपा हुआ है। स्थिति व्यंग्य है, अर्थात वर्तमान काल स्थिति से व्यंग्य है, अभिव्यक्त होने योग्य है, बस इतना बोल दिया। और यहां ये बोल रहे हैं कि वर्तमान काल अतीत अनागताभ्याम अपवृत्त, यहां उनसे अपवृत्त है। अब स्थिति व्यंग्य जब कहा है तो वहां स्थिति व्यंग्य में ये बात छिपी हुई है कि व्यपवृत्त, ये अलग से साथ में उसके बोलेंगे कि स्थिति व्यंग्य है इसलिए, अब क्योंकि केवल स्थिति को ही बता रहा है, स्थिति को बता रहा है तो अतीत अनागत से तो कोई संबंध रहा ही नहीं उस काल में, तब कहेंगे कि ये उससे व्यपवृत्त है, वहां कोई संबंध नहीं है। तो अतीत अनागत के साथ में जो है हम अपवृत्त को भी लगाएंगे, लेकिन ये लगाएंगे पचती पचते बोलेंगे तब, ठीक है। और अतीत अनागत को हम व्यपवृत्त के साथ भी बोलेंगे, लेकिन उस समय हम बोलेंगे स्थिति व्यंग्य, इसके साथ संबंध जोड़ेंगे। हो गया स्पष्ट? अतीत अनागत से ये दोनों शब्द जुड़े हुए तो हैं, अपवृत्ति भी और व्यपवृत्ति भी, लेकिन अलग अलग स्थितियों में। जब क्रिया का संतान होगा तो अतीत अनागत से वर्तमान काल जुड़ा हुआ रहेगा। क्रिया का संतान जहां नहीं है वहां अतीत अनागत से असंबद्ध रहेगा। इसलिए इन्होंने उदाहरण भी दो बताया, विद्यते द्रव्यम और पचती छिन्नति। हाँ, दोनों हो जाएगा। तो क्रिया संतान अविच्छेदाभिधायी, क्रिया संतान अविच्छेदाभिधायी च त्रैकाल्यान्वित पचती छिन्नति इति, क्योंकि यहां क्रिया का संतान है और क्रिया का संतान भी कैसा है? अविच्छेद रूप में है। वो टूटना हुआ नहीं मान रहे हम, टूटा नहीं है अभी, वो चल रहा है लगातार, चूल्हा जल रहा है, और जो पदार्थ उस पर रखा है वो पक रहा है, उसमें कोई बाधा नहीं आई है। और उसको अभिधायी कहने वाला, उसे कहने वाला जो वर्तमान काल है, अभिधायी जो है ये वर्तमान काल के लिए बोले। वो जो वर्तमान काल है कैसा है? त्रैकाल्यान्वित, वो तीनों कालों से अन्वित है। लेकिन जहां हम कहेंगे विद्यते द्रव्यम, वो तीनों कालों से अन्वित नहीं है। अर्थात वर्तमान, ये दिखाना ये चाह रहे हैं, क्योंकि पीछे प्रसंग ये चला था कि अतीत और अनागत, पूर्व पक्षी ने कहा कि ये एक दूसरे के द्वारा सिद्ध हो जाएंगे। इतरेतराश्रय दिखाया था ना उसने कि ये दूसरे के द्वारा सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन यहां ये दिखा रहे हैं कि वर्तमान काल न होने पर अतीत अनागत हो ही नहीं सकते, पहली बात। दूसरा यह है कि वर्तमान काल की एक स्वतंत्र सत्ता भी है, वर्तमान काल एक स्वतंत्र काल भी है। ये ठीक है कि जो वर्तमान है आगे भूत बन जाएगा और उससे पहले वह अनागत था, परंतु वर्तमान काल एक स्वतंत्र रूप में भी है जहां उसका अतीत से अनागत से कोई भी संबंध नहीं होता। अब कोई वस्तु है जब कह रहे हैं हम, तो आप बताइए ये वर्तमान भूत कैसे बनेगा? और ये वर्तमान क्या पहले अनागत था?
जब वस्तु हम देख रहे हैं लगातार और उसकी सत्ता विद्यमान है, वो कब बनी हमें ये नहीं कहना, ये हमारी विवक्षा नहीं है। वो कब समाप्त होगी ये भी विवक्षा नहीं है, केवल उसकी सत्ता मात्र बताई जा रही है। और उस अवस्था में वहां अतीत अनागत से हमारा कोई भी संबंध नहीं है। तो स्वतंत्र रूप में भी वर्तमान काल चलता है और ऐसा भी वर्तमान काल है जो अतीत और अनागत से जुड़ करके भी प्रयोग में आ रहा है। और इसीलिए जो और उदाहरण दिए इन्होंने आगे के लोक में ऐसे ऐसे व्यवहार भी हो जाते हैं कि अन्यश्च प्रत्याशक्ति प्रवृत्ति है, प्रत्याशक्ति प्रवृत्ति, जहां कहीं भी प्राप्ति हो रही है, अर्थात पूर्व काल में भूत थोड़ा निकल चुका है या आगे अनागत आने वाला है लेकिन निकट है। प्रत्याशक्ति का तात्पर्य क्या होता है? एक निकट आ जाना। जैसे पीछे आया था कि फल गिर रहा है, कहां पर? भूमि पर। तो क्या था क्रिया का वाचक पद? प्रत्यासीदता, भूमि की ओर आ रहा है, भूमि के निकट आ रहा है, ऊपर से फल गिरता हुआ। तो प्रति और आंग उपसर्ग लगाते हैं जब सद धातु के साथ में, तो वहां अर्थ निकलता है निकट आना। तो निकट जो भूत और भविष्य है, उस अवस्था में भी हम वर्तमान काल का प्रयोग करके और उसको बताते हैं, जबकि वो कार्य हो चुका है या होगा। हम आए हैं कल और कह दिया अभी आ रहा हूं, अभी अभी तो आया हूं। जाना है कल कि बस जा ही रहा हूं। ऑफिस जाना है, 5-10 मिनट रह गए हैं, हाँ भाई जा नहीं रहे, जा रहा हूं बस, जबकि भी थोड़ी देर में जाएगा, 10 मिनट बाद जाएगा, तैयारी हो रही है अभी, लेकिन जा रहा हूं। तो इस तरह से प्रत्याशक्ति प्रभृते है अर्थस्य विवक्षायाम, जहां अर्थ की ऐसी विवक्षाएं होती हैं वहां तद अभिधायी, उसको कहने वाला जो वर्तमान काल है वो बहु प्रकार, वो बहुत प्रकार से है। अर्थात भूत को भी हम वर्तमान से बोल देते हैं, भविष्य को भी वर्तमान से बोल देते हैं। ऐसा लोकेशु लोक में उत्प्रेक्षितव्य, समझ लेना चाहिए। तस्माद अस्ति वर्तमान काल है। अनुमान को सिद्ध कर रहे थे लेकिन आफत आ गई वर्तमान के ऊपर। अब वर्तमान को बचाना इनको मुश्किल पड़ गया। फिर अनुमान को सिद्ध करते करते पूर्व पक्षी ने वर्तमान पर हमला बोल दिया, क्योंकि अनुमान का तो उसका हमला फेल हो गया था, तो उसने वर्तमान को बीच में हिलगा लिया, तो उसको भी इन्होंने सिद्ध कर लिया। और कुछ पीछे का है कोई विषय पूछना? पीछे का आ गया है समझ में? ये जो सर्वग्रहण किया था उसमें, हाँ, तो सर्वग्रहण में वहां ये बताया था कि यदि आप वर्तमान को नहीं मानोगे तो अनुमान प्रत्यक्ष, मतलब वर्तमान को न मानने से प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि हमारा ज्ञान जब भी कोई होता है तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा हम वस्तु की सत्ता होते होते, क्योंकि इंद्रिय का अर्थ का जब सन्निकर्ष होगा तो अर्थ चाहिए कि नहीं, और जब अर्थ का सन्निकर्ष इंद्रिय के साथ होगा तो अर्थ उस समय भूतकाल में है कि भविष्यत काल में है? वर्तमान में है ना। और वर्तमान को आप स्वीकार नहीं कर रहे, तो आपकी इंद्रियों का किसी भी अर्थ के साथ सन्निकर्ष नहीं हो सकता ना। भूतकाल हो, वर्तमान काल और भविष्य काल, किसी नहीं, आप केवल वर्तमान पकड़ो। अभी वर्तमान का खंडन करने पर, उसको न मानने पर किसी भी इंद्रिय का क्या किसी अर्थ के साथ सन्निकर्ष हो पाएगा? क्योंकि अर्थ है ही नहीं। वर्तमान को हम मान ही नहीं रहे, वर्तमान कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो आपको कोई ज्ञान नहीं होगा। और कोई ज्ञान में पहले आप प्रत्यक्ष पकड़ लो, प्रत्यक्ष ज्ञान तो आपको हुआ नहीं हुआ ना। और प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होगा तो अनुमान हो जाएगा, क्योंकि अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, तो अनुमान से भी आप हाथ धो बैठे। और शब्द प्रमाण भी नहीं हो पाएगा, शब्द भी प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। ये स्वयं वाक्य इनका आगे आया हुआ है इसमें कि तत्पूर्वकत्वात् अनुमान आगमयोः अनुपपत्ति ही। तो आपको प्रत्यक्ष नहीं हुआ तो अनुमान भी नहीं होगा, आगम भी नहीं होगा, तीनों प्रमाणों से आप वंचित हो गए। अब आप किसको जानेंगे? किसी को नहीं। तो सर्व अग्रहणम,
सब कुछ आपके लिए अज्ञात रहेगा, कुछ नहीं, आप कुछ जानते ही नहीं। जो ये कहे कि वर्तमान नहीं होता, तो आप कह सकते हैं कि फिर तो आपको कोई ज्ञान ही नहीं है, कुछ नहीं जाना आपने, और नहीं जाना है तो वर्तमान का खंडन भी कैसे हो रहा है? जब कुछ जाना ही नहीं तो खंडन करने वाला विषय ये कहां से आया? भाई खंडन करना, जिस विषय खंडन करना है उसको जानोगे पहले नहीं, तो उसको कौन से काल में जाना था आपने? वर्तमान का खंडन करना है तो वर्तमान को कब जाना था? तो सर्व अग्रहणम, कुछ भी नहीं हो पाएगा। अब आगे उपमान प्रमाण की परीक्षा। और उपमान प्रमाण की परीक्षा, तो परीक्षा करेंगे तो पहले आक्षेप होना चाहिए। जब जब भी परीक्षा होगी तो शैली यही रहेगी इनकी कि सबसे पहले उस पर आक्षेप। हमला होगा तभी तो बचाव करेंगे। अब सेना बैरक में बैठी हुई है, कहीं से कोई आक्रमण की सूचना ही नहीं आ रही है, और सरकार उनको यूं ही खिला रही है, पिला रही है, पाल रही है। कमांडो को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और प्रशिक्षण तो लगातार चल रहा है उनका, सारे खर्चे हो रहे हैं, लेकिन कहीं उपयोग करने का अवसर मिल ही नहीं रहा है। तो पहले हमला होता है, उसके बाद बचाव, और ऐसे ही परीक्षा होती है फिर, क्योंकि निखारना है उसको, हर विषय को इनको निखारना है, उसकी स्पष्टता को लाना है, उसके महत्व को बताना है। तो इसलिए अब सूत्र आया, बोलेंगे अत्यंत प्राय एक देश साधर्म्यात् उपमाना सिद्धि ही। उपमाना सिद्धि ही, ये तो हो गई इसकी प्रतिज्ञा। उपमान की असिद्धि है, अर्थात उपमान सिद्ध नहीं है। और ये पूर्व पक्षी की शैली पीछे से भी ऐसी रही है कि एकदम खंडन करता है ये पूरा पूरा, उसका छोटा मोटा अंश भी नहीं, कि है ही नहीं बिल्कुल ये। अरे हम कुछ कमी निकालें किसी चीज में तब भी बात ठीक है कि देखो आपने ऐसा कहा है, लेकिन इसमें ये कमी दिखाई दे रही है, इसको दूर करिए पहले आप। वो कहता है कि है ही नहीं बिल्कुल। जहां प्रत्यक्ष की बात आई थी वहां भी एकदम नकार दिया, प्रत्यक्ष होता ही नहीं, अनुमान होता ही नहीं। ऐसे ही उपमान भी नहीं होता, उपमाना सिद्धि ही, क्योंकि वो तो ये निश्चय करके बैठता है कि मुझे तो पूरा पूरा खंडन करना है। और ऐसा जब होता है तो अंत में निष्कर्ष में वो और निखर करके सामने आता है। फिर वो जो अब तक ढीला ढाला था ना, वो और परिपक्व होकर के सामने आता है फिर विषय। यही परीक्षा का परिणाम होता है। तो इसने उपमाना सिद्धि, ये जो प्रतिज्ञा वाक्य बोला, तो उसमें फिर हेतु देना होगा कि उपमान की असिद्धि क्यों है। तो उसने हेतु दिया अत्यंत प्राय एक देश साधर्म्यात्। अत्यंत साधर्म्यात्, प्राय साधर्म्यात्, एक देश साधर्म्यात्। तीन प्रकार से, तीन हेतुओं से कि हम उपमान में क्या करते हैं, समानता साधर्म्य देखते हैं ना, समान धर्मों को, दो वस्तुओं के समान धर्मों को देख करके एक के द्वारा दूसरे को बताते हैं। उदाहरण वही हमारा गो और गवय वाला। तो गो और गवय जो ये उपमान बता रहा है, एक बात और ध्यान रखनी है, उपमान प्रमाण सदा परार्थ होता है। अनुमान परार्थ भी होता है और स्वार्थ भी होता है, अपने लिए भी दूसरे के लिए भी। उपमान अपने लिए कभी नहीं होता है, यह हो सकता है? अपने आप में सोच सकते हैं। हाँ, तो कैसे? मान लो हमारे सामने गवय आ गया और हम कहेंगे हाँ ये गवय जो है ये गाय की तरह है, इसलिए इसका नाम गवय है। ऐसे बोलते हैं क्या, या सोचते हैं क्या? जिसको गो का और गवय का दोनों का ज्ञान है, अब उसने गवय को देखा तो क्या वो ऐसा उसके ध्यान में आएगा कि ये गवय क्यों है, अच्छा ये गो की तरह है इसलिए गवय है, ये सोचेगा क्या? तुम्हारे सामने गवय आए तो क्या सोचोगे क्या ऐसा? गुरु जी पहली बार देखेंगे हम। देखो पहली बार की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि जिसको ज्ञान, देखो उपमान का प्रयोग अपने लिए की बात हो रही है, अपने लिए। अच्छा अब एक उसको ले लो जिसने कभी भी गवय को नहीं देखा, ठीक है,
नाम नहीं पता उसको। एक बात और ध्यान रखना, उपमान का प्रयोजन क्या होता है? संज्ञा और संजी का संबंध। अब जिसने कभी भी गवय शब्द नहीं सुना और गवय प्राणी को नहीं देखा, अब अचानक वो प्राणी आ गया, क्या उसके दिमाग में आएगा कि ये गो के समान है इसलिए गवय है? गवय शब्द ही नहीं है उसकी स्मृति में, कहां से आ जाएगा? और जो बताएगा दूसरे को, उसको दोनों का पता है। जो बताएगा उसको दोनों का पता है। कैसे सुन रखा है, केवल ऐसे होता है क्या? गाय के जैसे तो स्वयं सुन रखा है, किसी ने सुनाया, तो जिसने सुनाया उसने परार्थ प्रयोग किया उपमान का या स्वार्थ है? फिर वहां से पकड़ोगे? नहीं तो उसको तो शब्द प्रमाण से हमने सुन लिया। हाँ, लेकिन हम जब घटाएंगे तो उपमान नहीं घटाएंगे तब ना, जब पीछे सुना है हमने। ये चला कहां से था उपमान? उपमान को पूरा पकड़ो ना, जहां से बताया गया था। जो बताता है सबसे पहले, यहां से उपमान चलता है। उपमान के लिए इतना ही नहीं कि बता दिया वो तो अलग है, और यहां पर हम गवे को देख रहे हैं ये अलग है। उपमान प्रमाण पूरा मिल करके बनता है। जहां से साधर्म्य देख करके किसी ने दूसरे को बताया था और वो जाकर के फिर अलग किसी खेत में देखता है गवय के लिए, ये सब मिला करके उपमान प्रमाण बनता है। उपमान प्रमाण पूरा मिला करके देखो। अब जिसको पता है दोनों प्राणियों का पहले से ही, वो कभी भी गवय को देख करके ये उपमान नहीं करेगा कि ये गो के समान है इसलिए इसका नाम गवय है। उसको तो पता है पहले से। अब यहां जो कह रहे हैं कि ये साधर्म्य को देख करके हम उपमान का प्रयोग करते हैं, तो तीन ही प्रकार उसके हो सकते हैं। तीनों ले लिए इसने। एक तो अत्यंत साधर्म्य, एक है प्रायः साधर्म्य। प्रायः साधर्म्य से तात्पर्य भाई आधे से अधिक ले लो, 50 से आगे निकल जाओ, 99 तक प्रतिशत, इतना साधर्म्य। और एक देश, कोई एक थोड़ा सा साधर्म्य देख लिया। तीनों से कह रहा है वो कि तीनों से आपका उपमान सिद्ध नहीं होता। जैसे अत्यंत को ले लें पहले, कि जैसे कोई गाय है और हम ये कहें कि देखो जैसे ये गाय है वैसे ये गाय है, या गो के समान गो होती है, गाय के समान गाय होती है, ऐसा बोलते हैं क्या? कि मनुष्य के समान होता है मनुष्य। कोई सब्जी ले ली, लौकी के समान लौकी होती है, ऐसे वाक्य बोले जाते हैं क्या? तो अत्यंत साधर्म्य हो गया ना ये। कई बार गुरु जी उपमा में बताते हैं राम ही व राम, राम राम के ही समान था। दयानंद दयानंद ही व दयानंद दयानंद ही। तो दो चीजें लाओ आप दो चीजें लाओ वहां। दयानंद दयानंद आप एक बोल रहे हो, आप एक ही बोल रहे हो ना। हाँ गुरु जी, एक में ही उपमा की जाती है, ये राम राम के ही समान। तो एक में उपमा दयानंद के ही समान। हाँ, तो उपमा एक में कभी घटेगी नहीं, वो बोल तो दिया है, लेकिन यहाँ कहने वाले का तात्पर्य कुछ दूसरा है। वो ये कहता है कि इसके समान दूसरा नहीं है, और आपको उपमा देनी कि इसके समान दूसरा है। इसके समान दूसरा है, अद्वितीय तो उपमा है ही नहीं, वो उपमान प्रमाण नहीं है। उपमान प्रमाण नहीं, वो अद्वितीयता को दिखाने के लिए कि हर व्यक्ति जो है दूसरे से अद्वितीय है। तो अत्यंत साधर्म्य से भी उपमान सिद्ध नहीं होता। अब प्राय ले लिया, आधे से अधिक ले लिया, बहुत सारी समानताएं देख ली। अब मान लो दो मनुष्य बैठे हैं और बहुत अधिक समानताएं मिल जाएंगी उनमें, लेकिन वहां भी हम इस तरह से उपमान का प्रयोग नहीं करते। इन्होंने गाय और बैल का लिया। हाँ, गाय और भैंस का ले लिया है, उसका बैल का और भैंसा का, कि जैसा ये बैल है वैसा भैंसा है। अब कोई कहे इसमें क्या समानता है? कि बहुत समानता, देखो 4 पैर इसके हैं, 4 इसके हैं, ये भी पशु है, ये भी पशु है, ये भी इसके भी सींग है, इसके भी सींग है, बहुत सारी समानताएं मिल जाएंगी। लेकिन क्या प्रयोग ऐसा होता है? तो प्राय साधर्म्य से भी नहीं बनी बात। अब रही बात कि एक देश साधर्म्य से, तो यहां तो इतना तक है कि संसार में कोई भी दो वस्तु ऐसी नहीं मिलेंगी आपको जिनमें कुछ न कुछ समानता साधर्म्य न हो। तो क्या हम ऐसा प्रयोग करेंगे कि जैसे ये मेज है ऐसी कुर्सी होती है? अब क्या देख लिया कि देखो ये भी लकड़ी की है, वो भी लकड़ी की है। एक देश नहीं, आप एक देख लो, एक देश बस। आप ज्यादा बढ़ाओ मत, बढ़िया बात अलग है, लेकिन यहाँ बढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। यहाँ तो एक जरा सी कोई चीज मिल जाए। हमने कहा कि जैसे जड़ है वैसे चेतन है, कहेंगे क्या ऐसे? तो क्या समानता है इसमें?
प्राय साधन में देखा जाता है। नहीं, प्राय का तो हो गया उदाहरण, छोड़ो उसके लिए। एक देश की बात है। प्राय में बता दिया कि जैसा बैल है वैसा भैंसा है, बोलते हैं कि ऐसा? कुछ अधिक लक्षण नहीं, जितना उदाहरण ये दे रहे हैं उतना पकड़ो। देखो, पूर्व पक्षी को पूर्व पक्षी की बुद्धि से ही समझो। पूर्व पक्षी हमेशा कमी वाले स्थान को खोजेगा और जो असली बात है उसको छिपाए रखेगा। और यहां सब में क्या छिपाया गया है? स्वयं आगे सूत्र बता रहा है, यहां प्रसिद्ध शब्द को हटा दिया गया है। उपमान के लक्षण का सूत्र क्या है? प्रसिद्ध साधर्म्यात् साध्य साधनम उपमानम। प्रसिद्ध को हटा दिया। जैसे संशय की जब परीक्षा की गई थी, वहां किसको हटाया था? विशेषापेक्ष को। तो पूर्व पक्षी तो ऐसे ही करेगा ना, तो आपको उलझाएगा। उसे खंडन करना उसका केवल मात्र प्रयोजन है। और उस अवस्था में अगर वो आपकी कही हुई सारी बातें, सारे नियमों का पालन करने लगे तो खंडन करेगा कैसे फिर वो? तो कुछ तो बातें छिपाएगा ना वो। तो इस तरह से एक देश साधर्म है। हमने कहा कि जैसे जड़ है वैसे चेतन है, तो है साधर्म नहीं है इसमें? कौन सा है साधर्म बताओ? समान धर्म कौन सा है दोनों में? हैं? द्रव्य बोलो, वस्तु क्या है? दर्शन की भाषा में बोलो। मूर्ति देखो ना, मूर्ति का अंदर और एक मनुष्य का अंदर में क्या है? द्रव्य है दोनों, दोनों ही और दोनों में सत्ता जाती है। हैं? एक मूर्ति के अंदर में, पत्थर की मूर्ति में हाथ पैर या उनका भी इसका भी है, लेकिन इतना है जो उसमें चेतन होता है, इसमें चेतन होता नहीं है। ये तो नहीं लाना है। जैसा जड़ है वैसा चेतन है, जैसा जीवात्मा है वैसी ही ये मेज है। क्या समानता है दोनों? ये भी सत्ता जाती है इसमें, उसमें भी सत्ता जाती है। ये भी द्रव्य है, वो भी द्रव्य है। इसमें भी संख्या का प्रयोग होता है, उसमें भी संख्या का प्रयोग होता है। इसका भी परिमाण है, उसका भी परिमाण है। इसमें भी पृथक्त्व है, उसमें भी पृथक्त्व है। इसमें भी परत्व अपरत्व है, उसमें भी है। इसमें भी संयोग विभाग होता है, उसमें भी संयोग विभाग है। ये कुछ धर्म ऐसे होते हैं जो सब में है। संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व। विभाग तक जो 5 हैं ये तो सभी में माने गए हैं। परत्व अपरत्व में थोड़ा सा भेद पड़ जाता है, क्योंकि परमात्मा में नहीं घटेंगे वो, लेकिन अन्य परमात्मा को छोड़ के परत्व अपरत्व ये भी सब में आ रहे हैं। लेकिन 5 जो है ये संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग। तो इनसे तो ये धर्म जो है ये सब में मिलेंगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि जैसा ये है वैसा ये है? जैसा ये कमरा है वैसी झोपड़ी होती है। जैसी नहीं, प्राय एक देश में, प्राय में तो बहुत ज्यादा लेंगे हम। तो अनेक सारे गुण मिल गए, अनेक बोल गए, ले लिए, लेकिन बोलते समय एक को पकड़ लेंगे, किसी को भी बोलते समय किसी एक को पकड़ लेंगे। तो देखिए भाष्य इसमें कि अत्यंत साधर्म्यात् उपमानम न सिद्ध्यति। अत्यंत साधर्म से भी उपमान सिद्ध नहीं होता है। न च एवं भवति यथा गौहु एवं गौहु इति, कि गौ के समान गौ होती है, ऐसे प्रयोग में नहीं आता। प्रायः साधर्म्यात् उपमानम न सिद्ध्यति। प्रायः अत्यधिक समानता मिल रही है तब भी उपमान सिद्ध नहीं होगा। नहीं भवति यथा अनट्वान एवं महिषः इति, ऐसे भी नहीं बोलते। और एक देश साधर्म्यात् उपमानम न सिद्ध्यति। एक देश के साधर्म्य से भी उपमान सिद्ध नहीं होता, क्योंकि सभी वस्तुओं में कुछ न कुछ समानता है। और इसीलिए नहीं सर्वेण सर्वम उपमीयते। प्रत्येक पदार्थ के द्वारा प्रत्येक पदार्थ की उपमान नहीं दी जाती। तो इस तरह से आपका उपमान असिद्ध है, किधर से भी सिद्ध नहीं हो रहा है। अब सिद्धांति उत्तर दे रहा है, सूत्र बोलेंगे। प्रसिद्ध साधर्म्यात् उपमान सिद्धेः यथोक्त दोष अनुपपत्ति। यथोक्त दोष अनुपपत्ति, ये हो गई इसकी प्रतिज्ञा कि आपने जो दोष लगाए थे तीनों प्रकार से, उन दोषों की अनुपपत्ति ही, उपपत्ति सिद्धि नहीं होती। अर्थात आपके लगाए दोष गलत हैं,
अब यहां भी देना पड़ेगा इसको हेतु। हेतु क्या दिया कि प्रसिद्ध साधर्म्यात् उपमान सिद्धि है। उपमान की सिद्धि जैसा आपने सोचा है, कहा है, वैसे नहीं होती। केवल हम साधर्म्य देख करके कि अत्यंत देख लें या प्रायः देख लें अथवा एक देश देख लें, इतने मात्र से नहीं, उसमें प्रसिद्ध होना चाहिए। वह धर्म जिसको देख करके हम दूसरे को बता रहे हैं, वह धर्म प्रसिद्ध होना चाहिए, विशेष धर्म होना चाहिए। तो प्रसिद्ध साधर्म से उपमान की सिद्धि होती है। क्योंकि जहां गो के समान गवय को बता रहे हैं, तो वहां प्रसिद्ध साधर्म्य, जैसे गो की आकृति है, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसका सीधापन, बहुत सी बातें हैं, जैसा मुख उसका बना हुआ है, तो ये सब क्या है? प्रसिद्ध साधर्म्य जो गाय में मिलते हैं विशेष रूप से। अच्छा जी, इसमें तो गाय की अपेक्षा से घोड़े में ज्यादा मिलता है गवाय का। किसमें? गवाय और घोड़ा का, घोड़े का, दोनों की समझ। घोड़े का एक खुर होता है, दो? एक शफ होता है ना, गाय दो द्विशफ होती है, वो उसमें नहीं है। घोड़े की पूंछ, गाय की पूंछ, बहुत अंतर है। घोड़े की पूंछ में बाल अधिक होते हैं ना, ये जो ब्रश बनते हैं प्राय बनते हैं ना, घोड़े की पूंछ से बनते हैं। किससे? अब तो प्लास्टिक के आने लगे हैं वैसे, नहीं तो हाँ उससे ही बनते हैं। और घोड़े में ठाठ भी नहीं होती है शायद, और घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, गाय इतनी तेज नहीं दौड़ सकती। गवाय इसलिए हल्के शरीर के होते हैं थोड़ा, है? उसमें भी अंतर है। तो उसके चेहरे में अंतर है, काफी अंतर है। घोड़े का मुख और प्रकार का है, और घोड़े में दांत दोनों तरफ होते हैं, मुख में होते हैं नहीं, और गाय में एक और होते हैं दांत, होते हैं नहीं, पता नहीं। घोड़ा घास कैसे काटता है? घोड़ा जब घास खाएगा, घोड़ा जब घास चरता है, देखा है कभी? नहीं। तो ऊपर नीचे दोनों दांतों से काटता है घास के लिए। और गाय में एक और होते हैं, किधर को, नीचे या ऊपर? जब किसी बछड़े को देखते हैं कि ये हल में जोतने लायक हो गया है, तो क्या देखते हैं उसका? उसी से पहचान करते हैं। नहीं, हल में जोतने लायक यानी गाड़ी में लगाने लायक, कार्य लेने लायक हो गया है, नहीं, कम से कम दो दांत के, उदंत का नहीं जोड़ते हैं, उदंत नहीं जोड़ते, दो दांत हो जाते। हाँ, तो वो दांत किधर के देखते हैं? नीचे के ऊपर के? ऊपर तो होते ही नहीं, ऊपर नहीं होते हैं, घोड़े के दोनों तरफ होते हैं। बछड़ी है और ये भैंस है, दो दांत की हो जाती है, तब वो नए दूध की होती है, तो अच्छा मानते हैं। बिना उदंत तो अगर हो जाए, गर्म भी हो जाए, उसको नए दूध का नहीं करवाते, नहीं करवाते, क्योंकि वो कमजोर मानी जाती है। दो दांत की हो जाए, सारे दांत टूट जाए, 8 दांत। तो प्रसिद्ध साधर्म्य को देख करके उपमान प्रमाण का प्रयोग होता है। भाष्य देखिए, न साधर्म्यस्य, केवल साधर्म्य, और कैसा? कृत्स्न, प्राय, अल्प, भाव सबके साथ लगा लेंगे, कृष्ण भावम, प्राय भावम, अल्प भावम, इन तीनों प्रकार से आश्रित्य, इसका आश्रय करके, ऐसे साधर्म्य का आश्रय करके उपमानम न प्रवर्तते, न जो पीछे आया है, उपमान की प्रवृत्ति नहीं होती है। किम तरिही, तो कैसे होती है? तो प्रसिद्ध साधर्म्यात् साध्य साधन भावम आश्रित्य प्रवर्तते, प्रसिद्ध जो साधर्म्य है उसके होने से ये उपमान साध्य साधन भावम, साध्य को सिद्ध करने वाला होना, साध्य साधन भावम, ये अपने साध्य को जो सिद्ध करता है, कैसे करता है? प्रसिद्ध साधर्म्य होने से। तो ऐसे साध्य साधन भाव का आश्रय करके उपमान की प्रवृत्ति होती है। और यत्र च एतदस्ति, और जहां ऐसा है, अर्थात जहां पर प्रसिद्ध साधर्म्य को बता करके उपमान प्रमाण बोला जा रहा है, न तत्र उपमानम प्रतिषेधुम शक्यम, वहां उपमान प्रमाण का आप प्रतिषेध नहीं कर सकते, वहां प्रसिद्ध साधर्म्य को लिया जा रहा है।
और आपके दिए आक्षेपों में तीनों प्रकार के जो आपने साधन में देखे हैं वहां पर प्रसिद्ध शब्द को आपने नहीं लिया है। तस्मात् इसलिए यथोक्त दोषः न उपपद्यते, जो कहा हुआ दोष आक्षेप वो सिद्ध नहीं होता। अब इस तरह से उपमान का खंडन जो वो करने चला था वो नहीं कर पाया, वह असफल हो गया। अब उसने कहा कि एक नया विषय उठाया, वो बोला कि ऐसा है कि ये उपमान जिसको आप कह रहे हैं ये वास्तव में उपमान अलग से कुछ भी नहीं है, ये अनुमान ही है, और इसको अनुमान के अंतर्गत ले लेंगे आप तो आपकी संख्या रह जाएगी 3। उसको तो संख्या कम करनी है। उसके चार प्रमाण की प्रतिज्ञा को भंग करना है कैसे भी। उसकी नाक नीचे होती दिख रही है ना कि ये जो है सामने वाला सिद्धांती ये क्यों सफलता प्राप्त कर रहा है, मैं क्यों असफल हो रहा हूँ। चार प्रमाण की प्रतिज्ञा उसको तोड़वाना चाह रहा है, मैं कहीं से तो इसको जो है कम करूं। तो अस्तु तर्हि उपमानम अनुमानम, उपमान जो है ये अनुमान ही है। अब वो हेतु देगा कौन? अब यहाँ जो सूत्र आगे आ रहा है ये केवल हेतु है। अब हेतु है तो सूत्रकार ने तो नहीं दिखाया कि उसकी प्रतिज्ञा क्या है, तो वो कार्य भाष्यकार ने पूरा कर दिया। उन्हें पता था गौतम जी को, बादशाह जी मेरे सूत्रों का भाष्य करेंगे ही, कोई बात रह जाएगी तो पूरी कर देंगे वो। कुछ बातें छिपी हुई रहती हैं अर्थात मन में, और सूत्रकार सूत्र रचना करता है, और रचना जब करता है सूत्रकार और भाष्यकार जब व्याख्या करता है तो मन में जो बात है जिसको प्रकट नहीं किया है, और इसको यूं भी कह सकते हैं कि अधिकरण सिद्धांत जो निकल सकती हो। हाँ, अधिकरण सिद्धांत अर्थात जब ये हेतु बोला गया है तो यद सिद्धौ प्रत्यक्षेण, जो आगे हेतु आ रहा है, इस हेतु को कैसे कह सकते हैं आप? बिना प्रतिज्ञा के हेतु होता है क्या? अगर ऐसा हेतु बोला गया है तो ये हेतु कब सिद्ध हो सकता है? अन्य प्रकरण सिद्धि। वो कौन सी है? प्रतिज्ञा। उसके बिना बोले हेतु सिद्ध नहीं होगा। हेतु किसको सिद्ध करेगा? हेतु का कार्य क्या होता है? प्रतिज्ञा को सिद्ध करना। दे दिया है तो प्रतिज्ञा तो है ही, फिर वो अंतर्भावित है उसमें, उसको भाष्यकार ने स्पष्ट कर दिया। तो सूत्र बोलेंगे आगे, प्रत्यक्षेण अप्रत्यक्ष सिद्धे है। ये इसका हेतु हो गया पूर्व पक्षी का कि हम अनुमान प्रमाण में क्या करते हैं, आप बताइए क्या करते हैं? प्रत्यक्ष को देख करके अप्रत्यक्ष की सिद्धि करते हैं। धूम को देख करके अप्रत्यक्ष अग्नि का ज्ञान हुआ कि नहीं? ऐसे ही यहां पर प्रत्यक्ष क्या है? गो, और गो को देख करके अप्रत्यक्ष गवय का, उसको सिद्ध कर रहे हैं क्या? ऐसा उसी देख रहे हैं ना, गौ प्रत्यक्ष है, उस प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष जो गवय है उसको हम जान रहे हैं। कहाँ जान रहे हैं? अनुमान नहीं, किसी ने कहा कि गो के समान गवय होता है, तो जिसको कहा गया उसको ज्ञान हो गया गवय का। अब आगे जब देखेंगे जब होगा तो आप आगे क्यों बढ़ रहे हो? आप किसी ने धूम को देखा, ऐसे तो नहीं होगा, तो आगे बढ़ेगा तो अग्नि का ज्ञान होगा या वहीं से हो गया? हो गया ना, ज्ञान हो गया ना, लेकिन उसको तो गवय का ज्ञान नहीं हुआ। तो ये सिद्धांत ही देगा उत्तर बाद में। पूर्व पक्षी ये सारी बातें छिपा चुका है, पूर्व पक्षी इन बातों को छिपा गया है अभी। वो तो केवल उतना ही देख रहा है कि देखो यहाँ पर गो के समान गवय होता है, गवय तो उसके लिए अप्रत्यक्ष है। मैं भी वो पूर्व पक्षी की दृष्टि से ही मैं कह रहा था, वो ऐसा ही कह रहा है। वो ये देख रहा है, वो ये भी देख रहा है कि अनुमान प्रमाण पूरा हो चुका है यहाँ पर। जब किसी को कह दिया कि गाय के समान गवय होता है, अब पूर्व पक्षी क्या देख रहा है कि अनुमान प्रमाण तो हो गया इनका पूरा, लेकिन वास्तव में पूरा नहीं हुआ। जैसे मैंने कहा था ना, अभी पूरा नहीं, अधूरा हिस्सा है उसका ये। लेकिन उसने क्या किया? पूरा हो गया, और गवय अप्रत्यक्ष है और ज्ञान हो गया। ज्ञान हो गया कि हाँ गो के समान गवय होता है, देखा अभी है नहीं।
क्योंकि उपमान का वास्तव में कार्य क्या है? वही संज्ञा और संजी का संबंध का ज्ञान होना। तो यथा धूमेन प्रत्यक्षेण अप्रत्यक्षस्य वहनेर ग्रहणम, जैसे धूम के प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष वहनी का ग्रहण होता है, जिसे कहते हैं हम अनुमान। एवं गवा प्रत्यक्षेण अप्रत्यक्षस्य गवयस्य ग्रहणम, इसी प्रकार से यहाँ प्रत्यक्ष गो के द्वारा अप्रत्यक्ष गवय का ज्ञान होना। इति न इदम अनुमानाद विशिष्यते। तो ये जो प्रक्रिया है ये अनुमान से कोई अलग तो नहीं दिखाई दे रही। उतने बता रहे ये तो अनुमान ही हो गया। बहुत से लोग अनुमान को शब्द प्रमाण भी कह देते हैं कि किसी से कहा देख वहां धुआं है और इसलिए अग्नि है, तो कहेगा ये तो शब्द प्रमाण हो गया। दूसरे ने बोला है और हमने जाना, हो गया ना शब्द प्रमाण। तो ऐसे यहां पर अनुमान से तो विशिष्ट नहीं है। तो सिद्धांति कहता है विशिष्यत इत्याह, विशिष्यते, विशिष्ट है ये। कया युक्त्या, कैसे विशिष्ट है? तो अब सिद्धांति उत्तर दे रहा है, सूत्र बोलेंगे न अप्रत्यक्षे गवये प्रमाणार्थम उपमानस्य पश्यामः। अब जो आप कह रहे थे वही बात आ रही है ना, कि ये उपमान का आधा हिस्सा था जब किसी ने कहा कि गो के समान गवय होता है, और उसको प्रत्यक्ष अभी हुआ नहीं है। तो अप्रत्यक्षे गवये, अप्रत्यक्ष गवय में प्रमाणार्थम उपमानस्य, उपमानस्य प्रमाणार्थम, उपमान का जो प्रयोजन है, जिस प्रमाण के लिए ये बोला जा रहा है, वह प्रयोजन न पश्यामः, नहीं देख रहे हैं हम। अर्थात यहां उपमान का प्रयोजन अभी हुआ ही नहीं। कब तक? जब तक गवय प्रत्यक्ष नहीं होगा तब तक। यदा ही अयम उपयुक्तः उपमान, उपयुक्तोपमानः बहुव्रीहि समास, उपयुक्तः उपमानः येन, उपमान से जो जुड़ चुका है, अर्थात जिसके लिए उपमान का प्रयोग किया है, जिसके लिए उपमान का प्रयोग किया, किसी से कहा कि गो के समान गवय होता है, तो सामने वाला व्यक्ति कैसा हो गया? उपयुक्तोपमानः, उपमान से युक्त हो गया। उसको बोला गया है ना उपमान प्रमाण का, उसके लिए प्रयोग किया गया है। और गोदर्शी, गाय को उसने देखा ही है, तभी तो कहेंगे हम। सामने वाला जब गाय को देख रहा होगा तब कहेंगे कि गाय के समान गवय होता है। अब गाय ही नहीं है तो कैसे कहेंगे? तो गोदर्शी है वो। और उसके बाद यदा ही, जब जो पीछे आया यदा ही अयम, जब यह व्यक्ति जिसको उपमान प्रमाण बताया गया है वह गोदर्शी, गाय को देखने वाला, गवा समानम अर्थम पश्यति, जब गाय के समान किसी पदार्थ को, वस्तु को देखता है, प्राणी को देखता है, तदा अयम गवय इति अस्य संज्ञा शब्दस्य व्यवस्थां प्रतिपद्यते, तब वह गवय, ये जो संज्ञा शब्द है, समाख्या जिसको कहा था पीछे, इसकी व्यवस्था को प्रतिपद्यते, जानता है ठीक प्रकार से। व्यवस्था कैसी? कि गवय संज्ञा और ये प्राणी सामने वाला संजी, वहां उस संज्ञा की अवस्था, उसकी स्थिति, उसको जान पाता है। और ये जो प्रक्रिया संपन्न हुई, यहां तक जो बताया इन्होंने, तो कहा न च इदम अनुमानम, ये अनुमान नहीं है। अनुमान में क्या ऐसा होता है? वहां क्या संज्ञा संजी संबंध को देखते हैं हम। एक तो ये बात हुई। दूसरा, परार्थम च उपमानम, उपमान केवल परार्थ ही होता है। ये क्यों कहा इन्होंने? क्योंकि पीछे अनुमान के विषय में बता चुके हैं, स्वार्थ भी होता है, परार्थ भी होता है, उस बात को ध्यान में रखते हुए तो यहां कहा उपमानम परार्थम। ये अलग विशेषता है इसकी। अगर ये अनुमान ही होता तो ये स्वार्थ भी होता, परार्थ भी होता, लेकिन ये परार्थ है इसलिए अलग है उससे। यस्य ही उपमेयम अप्रसिद्धम, परार्थ है, ये समझा रहे हैं कैसे है कि यस्य ही उपमेयम, उपमेयम अप्रसिद्धम, जिसके लिए उपमेय, उपमेय कौन?
उपमेय से, उपमा से, उपमान से जानने योग्य अर्थात गवय। गवय क्या है यहाँ पर? उपमेय। और वो जिसके लिए अप्रसिद्ध है, जिसने कभी देखा ही नहीं, कभी जाना ही नहीं, उस प्राणी को न देखा न उसका नाम जाना, तदर्थम उसके लिए प्रसिद्धोपमेयेन, यहाँ पाठ को संभाल लेना, प्रसिद्धोपमेयेन। आपके में क्या है पाठ? प्रसिद्ध अलग है क्या? प्रसिद्धोपमेयेन, प्रसिद्ध उपमेय के साथ में, प्रसिद्ध उपमेय के द्वारा तदर्थम क्रियते, उसको जनाया जाता है। जिसके लिए उपमेय अप्रसिद्ध है, उसके लिए बता रहे हैं, तो परार्थ हो गया नहीं। और स्वार्थ में कभी इसका हम प्रयोग करते नहीं। जिसको गो और गवय दोनों का ज्ञान है वो कभी भी उपमान प्रमाण का प्रयोग नहीं करेगा, मन में भी कल्पना नहीं करेगा उसकी। अब यहां जब सिद्धांती ने कहा कि ये उपमान परार्थ होता है, तो कहा कि परार्थम उपमानम इति चेत न। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि नहीं, वो आप कहते हो उपमान परार्थ है, तो ऐसा नहीं। क्यों? कि स्वयं अध्यवसायात, स्वयं भी तो निश्चय करता है वो व्यक्ति। गो को देख करके नहीं, गो को नहीं, गवय को देख करके, गवय को देख करके, और पूर्व पक्षी का ये कहना है कि वहां गवय को देख करके वो अंदर अपने मन में ये निश्चय करता है कि जैसे गो है वैसा ही ये गवय है। ये पूर्व पक्षी कह रहा है, वास्तविकता ऐसी है नहीं। हाँ, ये गुरुजी जैसे मैंने गवय नहीं देखा है, आपने कहा जैसे गाय आपने देखी है, बोले हाँ गाय तो देखी है। जैसे गाय होती है ना वैसे ही गवय होती है। तो मेरे दिमाग में गवय का बैठ गया, गाय का संजय बैठ गया। जंगल में कहीं जा रहा हूँ, जब मैंने वैसे देख लिया तब मैं जोड़ लगाऊंगा कि वो जो पहले सुना था गवय का गाय के समान जो प्राणी दिखाई दे उसको गवय कहते थे, तो अच्छा ये गवय है, तो वो वाली स्थिति। तो यहाँ भी वही स्थिति हो गई कि उपमान प्रमाण, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा भाग तो उसका उधर आ चुका था जब उसको बताया गया था, और थोड़ा भाग इसका इधर है जब वो गवय को देख रहा है। अब पूर्व पक्षी ने इधर वाला पकड़ लिया, जब उपमान सिद्ध कर रहा था ये तो उधर वाला पकड़ा था, उधर वाला पकड़ लिया था, है ना? कि उसने जो है गो को देख करके अप्रत्यक्ष गवय का ज्ञान करा रहा है, धूम को देख करके अग्नि का ज्ञान हो गया। अब यहाँ देख रहा है ये दूसरा भाग उसका उपमान का, कि जब जंगल में जाकर के और खेत में जाकर के गवय को देख रहा है और वहां वो निश्चय कर रहा है अब, तो उस रूप में उसने कहा कि ये स्वार्थ भी तो हो गया। तो सिद्धांति कहता है भवती च भोः स्वयं अध्यवसायो, नहीं ये पूर्व पक्षी कह रहा है, उसी का अर्थ कर रहे हैं स्वयं अध्यवसायात का, कि भवती च भोः स्वयं अध्यवसायो यथा गहु एवं गवयति। अरे भाई यहाँ हो तो रहा है अध्यवसाय, स्वयं ज्ञान उसको हो तो रहा है कि जैसा गौ है वैसा ये गवय है। तो सिद्धांति कहता है न अध्यवसाय प्रतिषिध्यते, हम अध्यवसाय नहीं होता है ऐसा नहीं कह रहे हैं, अध्यवसाय का हमने कहीं निषेध नहीं किया है अपने वक्तव्य में, परंतु उपमानम तु तन न भवति, उपमान नहीं है ये जिसको तुम उपमान कह रहे हो यहाँ पर। क्यों? कि प्रसिद्ध साधर्म्यात् साध्य साधनम उपमानम, ये सूत्र पीछे का ज्यों का त्यों उतार दिया है इन्होंने, कि प्रसिद्ध साधर्म से साध्य को सिद्ध करने वाला वह उपमान होता है। और जिस समय उसको बताया गया था उस समय उसको अध्यवसाय नहीं था, और वहीं से उपमान प्रमाण प्रारंभ हो चुका था। और यहाँ जो वो देख रहा है, यहाँ तब देख पा रहा है जब किसी ने उसको बताया था, और जब किसी ने बताया तो जिसने बताया उसने अपने लिए नहीं बताया, उसने दूसरे के लिए बताया, तो परार्थ ही है ये। क्यों? कि न च यस्य उपमेयम प्रसिद्धम, यहां भी पाठ संभाल लेना, उभयम नहीं है उपमेयम। न च यस्य उपमेयम प्रसिद्धम, जिसके लिए उपमेय प्रसिद्ध है, तम प्रति साध्य साधन भावो न विद्यते, पीछे वाला न, उसके लिए साध्य साधन भाव है ही नहीं है। जिसको उपमेय प्रसिद्ध है, जो गवय को जान चुका है, अनेकों बार देख चुका है, तो उसके लिए साध्य साधन भाव अब कुछ भी मायने नहीं रखता। तो इस प्रकार से उपमान परार्थ ही होता है। और अंत में अथापि
एक और दिया हेतु, सूत्र बोलेंगे तथा इति उपसंहारात उपमान सिद्धे न अविशेषः। हम उपमान में क्या करते हैं? तथा इति उपसंहारात, तथा कह करके बोलते हैं। उपसंहार का तात्पर्य एक तो उपमान का वो वाला भाग जहां किसी ने उसको बताया कि गो के समान गवय होता है। अब उसने जाकर के गवय को वहां देखा, उस प्राणी को देखा। अब क्या उसके दिमाग में आता है कि हाँ ये वैसा ही है जैसा किसी ने मुझे बताया था, ये गो के समान ही है, इसलिए इसी का नाम गवय होना चाहिए। तो तथा कह करके उपमान प्रमाण की समाप्ति होती है, उपसंहार। और ये प्रक्रिया अनुमान में नहीं होती, या होती है? क्यों अनुमान में बोलते थे उपनय? उपनय उपनय में कहते हैं तथेत्युपसंहारा, तथा कहते हैं नहीं वहां पर, तथा कह करके ही तो उपनय बोलते हैं। लेकिन उपनय उपमान नहीं है, वहां उपनय को भी उपमान की क्या नाम, उपनय जो है ये अनुमान नहीं है। वहां उपनय जहां चारों प्रमाण माने गए हैं अनुमान प्रमाण के अंतर्गत, वहां उपनय को उपमान की ही संज्ञा दी है, वो उपमान की ही भूमिका निभा रहा है। वहां वो अनुमान नहीं है, अनुमान का छोटा सा एक भाग है वो। लेकिन यहाँ उपसंहार कहाँ होता है जाकर के इसका उपमान का, कि तथा इति कह करके। इसलिए न अविशेषः, ये अविशेष नहीं है। तो कैसा है? देखो विशेष, विशेष के साथ फिर अविशेष क्या हो गया? सामान्य। और न अविशेषः, सामान्य नहीं है, सामान्य नहीं है। तो कैसा है? तो दो न है ना, दो न में से दोनों हटा दो, रह गया विशेष। अर्थात ये उपमान अनुमान से विशेष है। भाष्य देखिए, तथा इति समान धर्म उपसंहारात, समान धर्मों का जो ज्ञान उसको कराया गया था उसका उपसंहार करता है वो। उपसंहार होने से उपमानम सिद्ध्यति न अनुमानम, या उपमान सिद्ध होता है, अनुमान सिद्ध नहीं होता, क्योंकि अनुमान में ऐसे उपसंहार नहीं करते हैं। समाप्ति, हाँ। अयम च अनयोर विशेषः, और यह प्रक्रिया तथा इति कहकर के जो उपसंहार करते हैं, ये अनयो, इन दोनों में ये विशेष है। इसलिए उपमान प्रमाण भी पृथक अपनी सत्ता को रखता है। तो इस तरह से उपमान की परीक्षा भी समाप्त हुई। व्याप्ति जो गुरु जी दिखाते हैं वही व्याप्ति वाली जो बता रहे हैं। हाँ, चलिए प्रणव ध्वनि। ओ